नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर हम इस दुनिया को देखते कैसे हैं, हमारी अपनी आंखों के इस कमाल से लेकर उस साइंस तक जो हमारे आसमान में इतने सारे रंग भर देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से। सोचिए जरा, सूरज की रोशनी जो हमें सफेद दिखती है, आखिर वो इतने सारे रंग कैसे बना लेती है? ये सवाल हमें रोशनी के एक कमाल के सफर पर ले जाएगा, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक अकेली किरण से पूरी रंगीन दुनिया बन जाती है। इस कमाल के पीछे जो साइंस है उसे कहते हैं डिस्पर्जन या प्रकाश का विक्षेपण। देखिए, जब सफेद रोशनी कांच के किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो मानो अपने 7 अलग-अलग रंगों में बिखर जाती है। वही रंग जो हम इंद्रधनुष में देखते हैं, VIBGY। इसमें बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है और लाल रंग सबसे कम। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, सफेद रोशनी असल में एक नहीं बल्कि कई रंगों का एक मिक्सचर है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि रोशनी बाहर की दुनिया को कैसे रंगीन बनाती है, पर अब कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। आइए अब देखते हैं कि जब यही रोशनी हमारी आंखों के अंदर जाती है तब क्या होता है। ये सफर है हमारे अपने पर्सनल नेचुरल कैमरे के अंदर का। ये है हमारी आंख। ये सिर्फ देखने का एक जरिया नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही एडवांस्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल एक हाईटेक कैमरे की तरह। इसके कई हिस्से हैं, कॉर्निया, आइरिस, पुतली, लेंस और रेटिना, और ये सब एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं ताकि हम दुनिया देख सकें। तो ये रोशनी हमारी आंख के अंदर कैसे सफर करती है, इसका रास्ता बिल्कुल तय है। सबसे पहले ये कॉर्निया से टकराती है, फिर पुतली और आइरिस से होते हुए लेंस तक पहुंचती है। लेंस इसे फोकस करता है और आखिर में रेटिना पर एक इमेज बनती है। चलिए इस रास्ते के हर स्टॉप को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव है कॉर्निया। ये हमारी आंख के ऊपर की एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी परत है। इसे आंख की खिड़की भी कह सकते हैं। इसका काम बहुत जरूरी है क्योंकि आंख में आने वाली ज्यादातर रोशनी को मोड़ने यानी रिफ्रैक्ट करने का काम यही करती है। कॉर्निया के ठीक पीछे है आइरिस। ये हमारी आंख का वो रंगीन हिस्सा है जिससे किसी की आंखों का रंग पता चलता है। इसका काम बिल्कुल कैमरे के अपर्चर जैसा है। ये बीच में मौजूद एक छेद, जिसे हम प्यूपिल या पुतली कहते हैं, उसके साइज को कंट्रोल करता है। जब रोशनी तेज होती है तो पुतली छोटी हो जाती है और जब अंधेरा होता है तो ये फैल जाती है ताकि बिल्कुल सही अमाउंट में लाइट अंदर जाए। अब आता है हमारी आंख का सबसे कमाल का हिस्सा, क्रिस्टलिया लेंस। ये कोई आम लेंस नहीं है, ये जेली जैसे एक मटेरियल से बना है और बहुत लचीला है। इसके साथ जुड़ी सिलियरी मांसपेशियां इसके आकार को बदल सकती हैं, जिससे इसकी फोकल लेंथ भी बदल जाती है। और पता है इसका क्या फायदा है? इसी वजह से हम पास की चीजों और दूर की चीजों दोनों पर आसानी से फोकस कर पाते हैं। इसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। और आखिर में रोशनी का ये सफर खत्म होता है रेटिना पर। रेटिना को आप आंख का पर्दा या स्क्रीन समझ सकते हैं। लेंस जो भी इमेज बनाता है वो यहीं पर बनती है। एक मजे की बात यह है कि ये इमेज असल में उल्टी बनती है। रेटिना पर लाखों लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स, जो इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। फिर ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे दिमाग तक जाते हैं और हमारा दिमाग इस उल्टी इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। कमाल है ना? यहाँ एक और बहुत ही मजेदार बात है। रेटिना पर जो भी इमेज बनती है वो तुरंत गायब नहीं होती। उसका असर करीब करीब 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक बना रहता है। इसे परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। और इसी प्रिंसिपल की वजह से फिल्में काम करती हैं। जब बहुत सारी तस्वीरें एक के बाद एक तेजी से दिखाई जाती हैं तो हमारी आंखें उन्हें अलग अलग नहीं देख पाती और हमें वो एक चलती फिरती वीडियो लगती है। लेकिन क्या हो अगर रोशनी का ये रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ा जाए? हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है ना। कभी कभी आंख लाइट को ठीक से रेटिना पर फोकस नहीं कर पाती और इसी वजह से देखने में दिक्कतें आती हैं, जिन्हें हम दृष्टि दोष कहते हैं। इनमें से 2 सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। इसमें पास की चीजें तो साफ दिखती हैं पर दूर की धुंधली। और हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, इसमें ठीक इसका उल्टा होता है। दूर का तो साफ दिखता है पर पास का पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। तो मायोपिया में होता क्या है? इसमें या तो आईबॉल थोड़ी लंबी हो जाती है या लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है। नतीजा, लाइट रेटिना पर फोकस होने के बजाय उसके थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती है और इसी वजह से दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं।
इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल होता है। ये लेंस लाइट को थोड़ा फैला देता है ताकि वो सही जगह यानी रेटिना पर फोकस हो। और हाइपरमेट्रोपिया में यहाँ कहानी उल्टी है। आई बॉल या तो थोड़ी छोटी होती है या लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है। इस वजह से लाइट रेटिना पर नहीं बल्कि उसके पीछे जाकर फोकस होती है और इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये लेंस लाइट को थोड़ा और सिकोड़ता है ताकि वो रेटिना पर ही फोकस हो जाए। और हाँ, एक बात और जान लेना जरूरी है। एक नॉर्मल हेल्दी आंख के लिए सबसे पास की वो दूरी जहां हम बिना किसी स्ट्रेस के साफ साफ देख सकते हैं वो है करीब 25 सेंटीमीटर। इसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। ठीक है, तो आंख के अंदर की दुनिया तो हमने देख ली। अब चलिए जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि सूरज से आने वाली रोशनी जब हमारे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है तो उसके साथ क्या क्या होता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा हीरो है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। होता यह है कि जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में घुसती है तो वो हवा में मौजूद गैस और धूल के कणों से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाती है। और कौन सा रंग सबसे ज्यादा फैलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि टकराने वाले कण कितने बड़े हैं। तो ये स्कैटरिंग होती कैसे है? देखिए, ये सब पार्टिकल्स के साइज का खेल है। हवा में जो गैस के बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीले रंग की रोशनी को सबसे ज्यादा बिखेरते हैं। इसे कहते हैं रैले स्कैटरिंग, और बस इसी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ जो बादल होते हैं उनमें पानी की बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं। ये बूंदें किसी एक रंग को नहीं बल्कि रोशनी के सारे रंगों को बराबर बिखेरती हैं। और जब सारे रंग मिल जाते हैं तो क्या बनता है? सफेद। इसीलिए बादल हमें सफेद दिखते हैं। और यही स्कैटरिंग का फंडा हमें यह भी बताता है कि सूरज उगते और डूबते समय लाल या नारंगी क्यों दिखता है। सोचिए, जब सूरज आसमान में नीचे होता है तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर का एक बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस लंबे सफर में नीला रंग तो रास्ते में ही बिखर कर खत्म हो जाता है। बचता है सिर्फ लाल और नारंगी रंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। अच्छा, कभी सोचा है कि तारे तो टिमटिमाते हैं पर ग्रह जैसे कि शुक्र या मंगल क्यों नहीं टिमटिमाते? इसका जवाब भी हमारे एटमॉस्फेयर में ही छिपा है। देखिए, तारे हमसे बहुत बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें एक लाइट के छोटे से डॉट या पॉइंट की तरह दिखते हैं। जब उनकी रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर की अलग अलग परतों से गुजरती है तो वो बार बार मुड़ती है, जिससे हमें लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं। जबकि ग्रह हमारे काफ़ी करीब हैं, वो एक पॉइंट नहीं बल्कि एक छोटी डिस्क की तरह हैं, तो उनकी रोशनी में जो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है वो एवरेज आउट हो जाता है और वो हमें स्थिर दिखते हैं। और आखिर में बात करते हैं इंद्रधनुष की। इसे हम नेचर का अपना प्रिज्म कह सकते हैं। जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो हवा में लटकी पानी की हर एक बूंद एक छोटे से प्रिज्म का काम करती है। सूरज की रोशनी जब इन बूंदों में घुसती है तो पहले मुड़ती और बिखरती है, फिर बूंद के अंदर टकराकर वापस आती है और फिर बाहर निकलते हुए एक बार और मुड़ती है। इन तीनों स्टेप्स की वजह से हमें आसमान में वो 7 रंगों का खूबसूरत बैंड दिखाई देता है। तो देखा हमने रोशनी के 2 अलग अलग सफ़र, एक जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है और दूसरा जो हमारी आंखों के अंदर। और ये दोनों ही सफ़र मिलकर उस रंगीन दुनिया को बनाते हैं जिसे हम सब हर रोज़ देखते हैं। तो कहानी का सार बस इतना सा है, हम जो भी देखते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो बाहर की दुनिया की फिजिक्स और हमारे अंदर की बायोलॉजी का एक खूबसूरत संगम है। ये असल में रोशनी का एक डांस है और हमारी आंखें वो कमाल का स्टेज है जो इस डांस को समझ पाती हैं। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी आंखें अलग तरह की रोशनी देख पाती, जैसे कि अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड लाइट, तो ये दुनिया, ये आसमान हमें कैसा दिखता? क्या तब भी आसमान नीला होता? ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हम जो दुनिया देखते हैं वो असल में कितनी अनोखी और हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है।